तो ये तो बात हो गई एनडीए की, जो गठबंधन सत्ता पा चुका है, सत्ता बनाने जा रहा है, ऑलमोस्ट राष्ट्रपति से मिलकर कभी भी सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर सकता है। अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक, जिसको अब इन्होंने अपना नाम कर दिया है इंडिया जनबंधन। ये खड़गे साहब ट्वीट करते हैं, आजकल गठबंधन नहीं लिखते हैं, वो जनबंधन लिखते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की शाम 6 बजे आज बैठक हुई दिल्ली में। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक बुलाई गई। ये बैठक करीब 2 से ढाई घंटे चली। इंडिया गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार बनाने की कोशिश इंडिया की ओर से होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कुल मिलाकर जो मोटे तौर पर चीज़ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ज़्यादातर लोग इस पक्ष में दिखाई दे रहे हैं कि फिलहाल गठबंधन के पास नंबर नहीं है तो सरकार बनाने की कवायद नहीं करनी चाहिए। पर यह ज़रूर कहा गया कि जो लोग हमारी विचारधारा के साथ सहमत हैं और वो इंडिया के पास आना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। सियासत में संभावना, इसीलिए कहा हमने, सियासत में संभावना हमेशा बनी रहती है। बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं आ पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके सांसद संजय राउत इसमें मौजूद रहे। करीब 33 नेता इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल रहे। आज की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और समय आने पर उनका गठबंधन कोई भी उचित फैसला ले लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने बीजेपी को उचित जवाब दिया है और ये लोकतंत्र को बचाने का जनादेश है। ये भी खड़गे साहब ने अपनी बैठक के बाद कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब बीजेपी के साथ जो कोर मुद्दे रहे, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, वो पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक के बाद, इंडिया ब्लॉक में क्या सहमति बनी, आइए सुन लेते हैं। This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, ज़रूरत के वक्त पर, उचित समय पर उचित बड़े फैसले किए जाएंगे। इस बयान के क्या मतलब है, कौन सा उचित वक्त की वो बात कर रहे हैं, कौन से उचित बड़े फैसले की वो बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन से, जो आज सुबह से लगातार इंडिया ब्लॉक पर नज़र बना के रखे हुए हैं कि उस खेमे में क्या चल रहा है। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, ये जो बयान है खड़गे साहब का, उचित समय पर उचित फैसले लिए जाएंगे, क्या ये सरकार बनाने को लेकर कवायद है, अगर मैं पूछूं कि अपनी सरकार बने, या ये इस बात को लेकर फैसला है कि इस मोदी सरकार 3.0 जो बनने वाली है उस पर कैसे बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर दबाव बनाया जाए? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जो उन्होंने, खड़गे जी ने जो साझा घोषणा पत्र जारी किया है, स्टेटमेंट, उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि हम उपयुक्त समय में उपयुक्त फैसला करेंगे, यानी वेट एंड वॉच करेंगे कि आखिर क्या होता है। फिलहाल जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं से मेरी बात हुई, ऑफ रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि जो बार्गेनिंग चल रही है, यानी जो दो बड़ा दल है जेडीयू और जो टीडीपी है, टीडीपी के साथ जो बार्गेनिंग चल रही है एनडीए की, अगर वो बार्गेनिंग जो है, चाहे मंत्री पद की बात हो या दूसरे चीज़ों की बात हो, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो वो हमारे पास आए और हम उनकी डिमांड को, हम उनकी जो जायज़ मांगे, हम उसे पूरा करने को तैयार है। यानी विकल्प उन्होंने खुला रखा हुआ है। सीधा साफ तौर पर कहा है कि जिनको संवैधानिक मूल्यों में यकीन है वो हमारे साथ आए, और जो जानकारी मिल पा रही है उनसे बाकायदा संपर्क साधा गया है, उनको टटोलने की कोशिश की गई है। और अगर इन दोनों नेताओं के बाद जो है, चाहे टीडीपी की बात हो चाहे जेडीयू की बात हो, जिनके पास 28 संख्या है, और 28 संख्या अगर इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाता है तो बाकी जो 10-12 जो है नंबर है वो अपने आप आ जाएंगे। तो फिलहाल ये लोग क्लेम नहीं करेंगे सरकार बनाने का, लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे कि राष्ट्रपति जब उनको आमंत्रण देते उसका फ्लोर टेस्ट होता है, उसके बाद बीच का जो समय है ये पूरा मुआयना करेंगे, हालात पर नजर बनाए हुए, और अगर वो टूट के अगर आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ हो सकता है कि फिर से सरकार बनाने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल ये सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करने जा रहा है। जल्दी से जवाब चाहूंगा आपका मैं
कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने की बात हुई है, कॉमन गवर्नेंस का एजेंडा, या एक और चीज़ जुड़ी हुई कि इस ब्लॉक का मुखिया कौन होगा संसद में? हु विल बी द कन्वीनर, हु विल लीड दिस ब्लॉक? खड़गे साहब खुद या कोई और? देखिए, अभी इस बातों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन संकेत साफ है कि जितने दल हैं वो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव बाकायदा लड़े, और उसके बाद संसद में जो लड़ाई लड़ी जाएगी बीजेपी के खिलाफ, इनका ये कहना है कि मैंडेट जो है बीजेपी के खिलाफ आया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जो तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ सब मिल के संघर्ष करेंगे और सबकी आवाज़ एक होगी। यानी संसद में, जैसा पिछले संसद में भी देखा गया 17वीं लोकसभा में, कि सारे विपक्षी दलों का गठबंधन एक साथ होकर सरकार का खिलाफ करते थे, विरोध करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे। और इनका कहना है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, संविधान का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर सारे विपक्षी दल एक साथ है, चुनाव एक साथ लड़े हैं और गठबंधन धन का पालन जो है खासतौर से कांग्रेस तरफ से राजीव, नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार देश की नई सरकार और नई संसद का रूप स्वरूप क्या होने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो यही, लगभग जो लग रहा है कि 8 तारीख को मोदी 3.0 की शपथ हो जाएगी और एक मिली-जुली सरकार का दौर देश में एक बार फिर लौट रहा है। गठबंधन सरकार 10 साल के बाद लौटती हुई दिखाई दे रही है। आपको पहली चीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेकर इस कोalition गवर्नमेंट के बनने के बाद क्या आप देख रहे हैं कोई बड़ा शिफ्ट होगा पॉलिसीज़ में? सुमित, नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए नमस्कार। दो चीजें हैं। एक, अगर किसी भी गठबंधन की सरकार का रूप देखें या जब वो आती है उसको देखें तो कुछ चुनौतियां तो रहती हैं, मगर हमें आंकड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। इस लोकसभा में जो लोकसभा आने वाली है उसमें बीजेपी के 240 एमपी हैं। कोई भी सरकार, कोई भी स्थिर सरकार बीजेपी के बिना संभव नहीं है। तो जैसा आपके कोलीग ने कहा कि अगर जेडीयू और टीडीपी उस तरफ चले जाएं तो 272 इंडिया अलायंस को भी मिल सकते हैं, मगर वो सरकार स्थिर नहीं रहेगी। तो सबको पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, चंद्रबाबू नायडू को भी पता है, वो अनुभवी राजनीतिक नेता रह चुके हैं, कि बीजेपी के बिना कोई स्थिर सरकार संभव नहीं है। अगर मैं इकोनॉमिक या आर्थिक नीतियां और फॉरेन पॉलिसी की बात करूं, इसमें परिवर्तन की ज्यादा मुझे संभावना नहीं दिखती। और अगर आप पिछले 20 वर्षों से भारत की आर्थिक नीतियां और विदेश नीति की बात करें तो दोनों का रुख, दोनों का डायरेक्शन, दोनों की दिशा लगभग एक जैसी ही रही है। एक सरकार ने किसी एक एस्पेक्ट को आगे ज्यादा तेजी से लिया है, दूसरी सरकार ने दूसरे किसी पहलू को आगे लिया है, मगर दिशा एक ही रही है। मगर हाँ, ये सच है कि जब बीजेपी ऑपोजिशन में रहती थी वो यूपीए को अपोज करती थी। जब कांग्रेस आई तो उन्होंने बीजेपी की नीतियों का खंडन किया। मगर इसका कारण कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है उस पॉलिसी से। इसका कारण है राजनीतिक तालमेल नहीं रहना। एक क्विक रिस्पांस अशोक सर और चाहूंगा मैं। अब बीजेपी के जो कोर इश्यूज हैं, जैसे यूसीसी अभी राज्यों में इम्प्लीमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल पर लेके आना है, एनआरसी हो गया, सीए हो गया, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने वाली बात हो गई जो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं अपने राज्य में, कास्ट सेंसस की बात हो गई जो जिसकी नीतीश कुमार ने शुरुआत की। क्या आपको लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर बीजेपी को भी अपने एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे? देखिए, कास्ट सेंसस तो बीजेपी का मुद्दा नहीं है, वो तो डिमांड इंडिया अलायंस से आई है। अब नीतीश कुमार जी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये मुझे पता नहीं। जब से नीतीश कुमार जी इस तरफ आए हैं उन्होंने कास्ट सेंसस की बात ज्यादा की नहीं है। मैं यही कहूंगा कि बीजेपी की जो कोर इश्यूज हैं, कई तो पिछली सरकार में मोदी 2.0 में वो रिजॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि राम मंदिर और आर्टिकल 370, और देश भर में ज्यादा सहमति है उन पे। मैं यही कहूंगा अगले जो 5 वर्ष हैं उनमें मुझे लगता है ज्यादा फोकस
भारत की अर्थव्यवस्था पे होगी। और ओके। इस चुनाव का अगर हम देखें, एक जो लेसन है, जो जो संदेश वोटर दे रहा है राइट। सरकार को या राजनीतिक दलों को, वो यही है कि भाई लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को उद्योग चाहिए, इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे फोकस करो। और मुझे लगता है इस सरकार मोदी 3.0 का फोकस यही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, जुड़ने के लिए, थैंक बातचीत यू। करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ पता लगती है।